और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा, इसका इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक याचिका डाली गई है और जो फाइनल आंसर की आई थी उस पर जो सेट नंबर बी है उस पर एक क्वेश्चन था जिसके लिए ये याचिका डाली गई है। और ये याचिका जब तक निस्तारित नहीं हो जाती है तब तक लेखपाल का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा। तो पूरी खबर यहाँ पर देख सकते हैं आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। मतलब ये कि कम से कम अभी 2 सप्ताह नहीं, आपको 3 सप्ताह तक वेट तो करना ही पड़ेगा। 3 सप्ताह के बाद ही जाकर आपका जो परिणाम होगा वो जारी हो पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रोबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामर्थ्य सिन्हा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर याचिका में कहा गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। यानी कि अभी इस याचिका का जब तक निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक जो है लेखपाल का परिणाम नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यह भी है कि लेखपाल का जो परिणाम होगा वो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर के आसपास या उसके बाद ही जारी हो पाएगा। मतलब दिसंबर में ही ये परिणाम आ पाएगा, उसके पहले ये परिणाम डिक्लेयर हो पाना काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल मान के चलिए कि दिसंबर से पहले लेखपाल का रिजल्ट आ जाए, यह संभव नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और देखो, एक खबर यहाँ पर और भी है कि प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उन्हें अगर जूनियर में प्रमोट किया जाना है तो इसके लिए एक नियम है। नियम क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दीपक शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने आर शक्तिवेल बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में निर्णय दिया है कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जो शिक्षक प्रमोट होंगे उनके लिए टीईटी पास होना कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि जो 6 to 8 वाली टीईटी होती है, अगर उसको ये लोग पास नहीं हैं तो फिर इनका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये निर्णय अभी तक लागू नहीं हो पाया है। लगभग 12 साल का समय बीत चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 साल बाद भी शिक्षक तैनाती का नियम नहीं। तो खबर यहाँ पर यह है कि प्रदेश के 45,000 से अधिक जो परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में 12 साल बाद भी शिक्षकों की तैनाती का नियम नहीं बन पाया है। और इस वजह से आरटी के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना में शिक्षकों की तैनाती के संबंध में गाइडलाइन दी गई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी उसे आज तक लागू नहीं कर सके हैं। तो नियम ये कहता है कि कक्षा 6 से ऊपर पढ़ाने के लिए वही अध्यापक पात्र होगा जिसने संबंधित विषय को स्नातक स्तर पर पढ़ा हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी शिक्षक को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति पाना है तो उसे स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषयों में से किन्हीं 2 को स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरह अगर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान और गणित के लिए पदोन्नति हो रही है तो ये विषय भी उस अध्यापक ने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ हो। लेकिन परिषदीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति में विषयों का ध्यान नहीं रखा जाता। अभी 14 अक्टूबर को परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के लिए जारी आदेश में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर प्रतिस्थापित करने की बात लिखी है। लेकिन इसमें एनसीटी से निर्धारित जो न्यूनतम योग्यता है, जो कि स्नातक में संबंधित विषय का पढ़ा हुआ है, तो ये 2 चीज़ें अब बिल्कुल जो है लागू होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं। और जब भी कोई लिस्ट आती है तो उसमें भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं रहता है। और देखो, एक अच्छी खबर भी है, पीईटी 2021 की वैधता 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो 8 जनवरी तक यूपी SSSC की जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें जो अभ्यर्थी पीईटी 2021 में शामिल हुए थे सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। तो राज्य सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा
2021 वालों को बड़ी राहत दी है। उनका जो सर्टिफिकेट है वो 8 जनवरी 2023 तक मान्य रहेगा। और अभी हाल ही में समूह ग के 3 विज्ञापनों के कुल 1416 पदों पर भर्ती में आवेदन के लिए इन्हें पात्र माना गया है। तो विशेष सचिव कार्मिक मदन सिंह गबरियाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। तो चलो ये भी एक अच्छी बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 अक्टूबर को ही इसकी वैधता समाप्त हो रही थी, लेकिन अब ये 8 मतलब मिला जुला के जनवरी तक चलेगी, 8 जनवरी तक इसकी वैधता रहेगी। और जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट भी किया था कि यूपी पीएससी जो है अब एक्शन में आ चुका है और अब तेज़ी से यूपी पीएससी से विज्ञापन भी जारी होने जा रहे हैं। इसमें जो पहला विज्ञापन है वो पीसीएस जे का आएगा, जिसमें 300 पद रहेंगे। फिर वेट करिए अगले विज्ञापन का, जो कि आरओ और एआरओ का रहेगा। देन आफ्टर बीईओ का विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद एलटी ग्रेड का। तो ये क्रम है और इसी क्रम में आपको अब क्रमशः विज्ञापन देखने को मिलेंगे। एलटी ग्रेड के बाद फिर पीसीएस का विज्ञापन जारी किया जाएगा। हालांकि पीसीएस की डेट पहले से ही फिक्स है। और देखो दोस्तों, अगर आप लोग पीसीएस तैयारी करते हैं तो आसानी से बाकी जो परीक्षाएं हैं उनकी भी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि जीएस जो कि पीसीएस लेवल का अगर आप तैयार करेंगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको बीईओ में भी होगा, आरओ एआरओ में तो होगा ही होगा। अगर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जीएस होता है और काफ़ी टफ लेवल का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे हल्के में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो तैयारी तो आपको सघन ही करनी पड़ेगी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो, ठीक है। तो पीसीएस जे के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए और पीसीएस जे के लिए विज्ञापन बहुत शीघ्र जारी हो जाएगा। अब पिछली बार जो विज्ञापन जारी हुआ था 2018 में जारी हुआ था और अब 2022 में 4 साल के बाद पीसीएस जे का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। देन आफ्टर आपको जो है तैयार रहना है आरओ और एआरओ के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, नए नियमों के अनुसार अब अंग्रेजी भाषा के 200 अंकों के प्रश्न पत्र के बजाय अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के 100 मतलब यहाँ पर अब हिंदी को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। पहले पीसीएस जे में अंग्रेजी का ही एक पेपर होता था, मतलब बाकी पेपर भी होते हैं लेकिन अंग्रेजी का जो पेपर था उसे हिंदी और अंग्रेजी में बदला गया है। तो चलो ये एक अच्छी खबर है। इसमें कौन लोग आवेदन कर पाएंगे? वही लोग जो लोग एलएलबी हैं। और युवा मंच के बैनर तले छात्रों ने सिविल लाइंस में धरना स्थल पर किया प्रदर्शन। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले सूचित किया था। तो यहाँ पर देखो, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रदर्शन करते युवा मंच कार्यकर्ता। तो युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कहा कि देश में रोजगार की भयावह स्थिति है, लेकिन केंद्र व प्रदेश सरकार की दिलचस्पी रोजगार के सवाल को हल करने में नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर जुटे थे उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्राइमरी स्कूल में लगभग 1.26 लाख पद जो है खाली हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। तो विज्ञापन को अतिशीघ्र जो है जारी किया जाए। समूह ग के भी बहुत सारे पद यहाँ पर रिक्त हैं। पुलिस विभाग में 52,000 और प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 पद हैं। तो यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि ये जो पद जो कि रिक्त हैं वर्तमान में, इन पर जो है तेज़ी से कार्रवाई करते हुए विज्ञापन को जारी किया जाए। तो अभ्यर्थी इसके लिए कल पूरे दिन जो है प्रदर्शन करते रहे। और टीजीटी 2016 के बारे में अपडेट है कि जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिलेगी और रिक्त पदों की जो संख्या है वो वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। तो ये जानकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोमवार को रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी भर्ती 2016 का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने किसी कारण से ज्वाइन नहीं किया था। बड़ी संख्या में पद खाली थे, तो अब उन पर जो अभ्यर्थी थोड़े से कम अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको नियुक्ति देने की बात यहाँ पर की जा रही है। कोर्ट ने रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं। कोर्ट के 29 सितंबर 2022 के आदेश के पालन में चयन बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। तो बहुत जल्द ही इस पर जो मतलब प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और इसके बाद टीजीटी 2021 की जो वेटिंग लिस्ट है उस पर भी काम शुरू रहेगा। तो अच्छा, वर्ष 2023 के सार्वजनिक अवकाश की सूची भी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो सूची जारी हुई है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप लोग सूची को देख लीजिए, उसके बाद फिर बैंक जो है वो 1 अप्रैल को बंद रहेंगे और गुरु गोविंद सिंह जयंती 5 जनवरी और गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस 24 नवंबर को कार्यकारी अवकाश घोषित किया गया है। 5 छुट्टियों का इसमें मतलब 5 ऐसी छुट्टियां हैं जो कि मतलब छुट्टी के दिन ही पड़ रही हैं, तो इसमें छुट्टी नहीं मिल पाएगी। बाकी जो सार्वजनिक अवकाश की सूची है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख लीजिए और जो भी आपके काम की हो उस पर आप नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गणतंत्र दिवस, मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिन, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, रामनवमी
और जो भी दीपावली 12 नवंबर, गोवर्धन पूजा 13 नवंबर, भैया दूज 15 नवंबर, ये सब 2023 में है। जन्माष्टमी जो है 7 सितंबर, विश्वकर्मा पूजा का उल्लेख नहीं है, रक्षाबंधन का 31 अगस्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर छुट्टियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, ठीक है। और फिलहाल अब चलते चलते आपको एक अपडेट दे देते हैं कि अब दुनिया की जो आबादी है वो मंगलवार को 8 अरब के पार हो चुकी है। तो जनसंख्या के 7 अरब से 8 अरब पहुंचने में 12 साल लगे हैं। इसमें भारत की 17.70 करोड़ और चीन की 7.30 करोड़ आबादी का योगदान है। बहुत जल्द भारत जो है चीन को भी ओवरटेक करने वाला है जनसंख्या के मामले में। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।